तारीख थी अप्रैल 1937। भारत में जब लोगों ने अखबार पढ़ा तो वो गम और गुस्से से भर गए। असल में अप्रैल 1937 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में नया संविधान लाया गया था। देश में संविधान का विरोध शुरू हो गया, लेकिन इस विरोध के बीच में नए संविधान से भारत का एक हिस्सा बहुत खुश था। इतना खुश था कि वहाँ पर 1 अप्रैल के दिन छुट्टी कर दी गई। यह हिस्सा कोई और नहीं बल्कि म्यांमार था। संविधान में कहा गया था कि म्यांमार को ब्रिटेन आजाद कर देगा। जी हाँ, सन 1937 तक बर्मा यानी आज का म्यांमार भारत का ही हिस्सा था। लेकिन बर्मा भारत का हिस्सा कब बना और ये भारत से अलग क्यों हुआ, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1 अप्रैल 1937 के दिन म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज ने घोषणा की कि अब बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये देश भारत से स्वतंत्र होकर आगे बढ़े तो देश को बेहतर सेवा मिलेगी। लेकिन म्यांमार यानी तब का बर्मा भारत का हिस्सा कब और कैसे बना? देखिए, भारत और म्यांमार के बीच रिलेशन प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। भारत से ही बुद्धिज्म म्यांमार में फैला था। दोनों के ही बीच लंबे समय तक ट्रेड भी होता था। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हुआ तब म्यांमार के साथ भी अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। इसी शासन में 1885 में डंगलो बर्मा वार हुई। इस वार का नतीजा यह निकला कि म्यांमार हार गया और भारत की तरह ही म्यांमार भी अंग्रेजों के कब्जों में आ गया। फिर जैसे कलकत्ता से भारत का शासन देखा जाता था, 1911 तक वैसे म्यांमार के शासन को भी कलकत्ता से चलाया जाने लगा। इसी बर्मा में 1857 की क्रांति में विद्रोह के नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया और यहीं पर उन्हें बाद में दफनाया भी गया। फिर वर्षों बाद बाल गंगाधर तिलक को भी बर्मा के जेल में कैद करके रखा गया। लेकिन म्यांमार के लोगों में यह बात पसंद नहीं थी, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। इस बात को अंग्रेजों ने भी नोटिस किया और साल 1918 में एक बार इसको लेकर कोशिश भी की गई, लेकिन वर्ल्ड वार के टाइम बर्मा को भारत का हिस्सा बने रहने दिया गया। बर्मा के लोकल लोगों को लगता था कि म्यांमार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों को मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी सागवान के पेड़। जी हाँ, दरअसल बर्मा के सागवान के बड़े बड़े पेड़ होते थे। म्यांमार के लोगों को लगने लगा था कि चाइना और भारत से आने वाले लोग असल में उनके जमीन में होने वाले सागवान का फायदा उठा रहे हैं। 1920 के शुरुआत से ही बर्मा के अलग होने की बात उठने लगी थी। बर्मा के लोगों के बीच में बर्मा के विधायक माउंट ने 1922 में बर्मा के भारतीय साम्राज्य के अलग होने के सवाल पर एक कमेटी बनाने की सिफारिश की, लेकिन उनकी ये डिमांड ये विधान परिषद के अध्यक्ष ने यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि यह बहुत आगे की बात है। पहले बर्मा का अपना बेहतर संविधान तो हो, लेकिन इसके बाद और भी प्रस्ताव आने चालू हो गए। 1924 में भी यहाँ के विधानसभा ने ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत से अलग होने की बात लिखी गई थी, लेकिन इसमें भारत को लेकर कोई नफरत नहीं थी। फिर अगला आता है 1928 में, जब भारत में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत में तो खूब विरोध हुआ, लेकिन इस कमीशन के सामने बर्मा सरकार ने एक अपील रखी कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाए। कहा गया कि बर्मा और भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है और तो और यहाँ की बोली भाषा बर्मा से बहुत अलग थी। इसीलिए भारत और बर्मा के लोग कभी भी मिलजुल कर नहीं रह सकते थे। इसलिए 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से अलग हो गया। म्यांमार का इतिहास तो हम लोग जान लिए, अब जानते हैं नेपाल का इतिहास। नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा है, इसीलिए नेपाल कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। लेकिन 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने की खुशी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 2015 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, क्योंकि नेपाल 2008 तक अंतिम हिंदू राष्ट्र बना था। लेकिन यह बात हमेशा से बहुत ज्यादा रोचक रही है कि भारत के साथ इतने करीब रहते हुए भी नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और क्या है इस देश का इतिहास जिससे इसे आजीवन किसी देश का गुलाम नहीं बनना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। शायद आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के बीच कितनी समानता है। नेपाल और भारत इतने पास होते हुए भी दो देश कैसे हैं, और नेपाल भारत से कैसे और कब अलग हुआ, तो इसको समझने के लिए नेपाल का थोड़ा इतिहास देखना होगा। नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश से बचा रहा। ये देश कभी किसी देश का गुलाम नहीं था, लेकिन साथ ही साथ नेपाल की राजनीति पर शुरू से भारतीय साम्राज्य का प्रभाव रहा। कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में इंसान का आना 10वीं सदी में ही हो गया था। उस समय वहाँ इंडो जाति थे नेपाल और काठमांडू में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। करीब 11वीं सदी में नेपाल के छोटे छोटे
साम्राज्यों का संगठन बनना शुरू हो गया था। पुराने जमाने में नेपाल की बागडोर गुप्त वंश, सोमवंश, सूर्यवंश, लिच्छवी वंश जैसे भारतीय साम्राज्यों के हाथों में रही थी। इन साम्राज्यों के राजकाज बड़े गौरवपूर्ण रहे थे। उस समय पूरा नेपाल संस्कृत भाषा में लिखता और बोलता था। यहाँ तक कि राजा खुद भी इसी बात से तय होते थे कि वो कितने विद्वान और संस्कृत भाषा के ज्ञानी हैं। 13वीं सदी की शुरुआत से ही लिच्छवी वंश नेपाल से खत्म हो गया और फिर नेपाल में मल्लह राजाओं का आगमन हुआ और नेपाल काठमांडू, गोरखा, मकवानपुर और तनहु जैसे छोटे रियासतों में बंटने लगा था। क्योंकि गोरखा बड़े बहादुर और शातिर लोग होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार नेपाल पर आक्रमण करके और दुश्मन सैनिकों को गाजर की तरह काट दिया। यही कारण था कि गोरखा राज्य में नेपाल के लोगों का जीवन बहुत सुख से चल रहा था। इसी समय ब्रिटिश नेपाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने काम करना शुरू कर दिया था और भारत में भी अंग्रेजों के आ जाने के कारण नेपाल में उन्हें अपना धर्म बढ़ाना सही लगा। क्योंकि 19वीं सदी आते आते नेपाल अपने आसपास ब्रिटिश भारतीय राज्य के छोटे छोटे रियासतों को हड़पने लगा था और इसी कारण नेपाल की ब्रिटिश के साथ दुश्मनी हो गई थी। साल 1814 से लेकर साल 1816 तक अंग्रेज और नेपाल सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नेपाल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ यह नहीं हुआ कि नेपाल गुलाम बन गया, बल्कि नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संगौली की संधि की और इस संधि के तहत नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिश अधीन भारत में चला गया। संधि के तहत जो जमीन भारत में आई वो आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है। इस समझौते में ब्रिटेन ने नेपाल को सुरक्षा देने की भी घोषणा की थी और उसे एक स्वतंत्र देश मानने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद काठमांडू में एक अंग्रेजी चर्च का निर्माण भी किया गया। लेकिन एक तरह से देखें तो आज भारत में नेपाल का कुछ हिस्सा जरूर शामिल है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेपाल को भारत में विलय करने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा, पर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता और भारत की तस्वीर कुछ ऐसी होती। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।